एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का बेटा नेक्स्ट लेक्चर। आज हमने पढ़ना है रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे से रिव्यू कर लें कि लास्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों को पढ़ाया गया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के साथ हमने एक फोर्स को रिजॉल्व किया था इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई के लिए हमने जनरल फार्मूलाज डिराइव किए थे। और उसके बाद फिर हमने इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा कि अगर आप लोगों को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पता हो तो इसका रिवर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसका रिवर्स क्या होगा कि बाय डिटर्मिनिंग दी perpendicular component of the force we can find the magnitude of force and direction of force। और उसके लिए हमने जो फार्मूलाज डिराइव किए थे उसको मैं ज़रा रीन्यू करा दूं बेटा कि हमने जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए फार्मूलाज डिराइव किए थे वो कौन कौन से थे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अच्छा अब ये देखिए बेटा कि वहाँ पे हमने ये कहा कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या थी कि फोर्स का स्प्लिट अप हो जाना, रिजॉल्व कर देना इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का दूसरा नेम क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और फिर बाकायदा हमने उसके फार्मूलाज डिराइव किए थे। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इन फार्मूला को डिराइव कराने से पहले आप लोगों को बताए गए थे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमने साइन थीटा पढ़ा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने बेटा शॉर्टकट कीज यूज़ की है, P से परपेंडिकुलर होगा और H से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस B मैंने शो कर दिया, हाइपोटेन्यूज को H से शो कर दिया है बेटा। और tan थीटा के लिए हमने लिखा था बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और मैंने एक सिंगल सेंटेंस आप लोगों को लर्न करवाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और इससे हमने ये 3 फार्मूलाज लिखे थे, और इससे मैंने कहा था 6 MCQ जो है वो इससे जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमने बेटा इन्हीं फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट किया था। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो था बेटा एफ एक्स, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये हमने डिराइव किया था। फिर वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था बेटा वो एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, एफ एक्स इसका फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। तो एफ वाई इक्वल टू आया था बेटा एफ साइन थीटा। ये कंप्लीट डेरिवेशन आप लोगों को करवाई गई थी। फिर हमने बेटा इन फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था। और उसके लिए हमने ये बात कही थी कि इफ़ वी नो दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए जनरल फार्मूला डिराइव किया था एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एफ वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, एफ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और अगर हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है तो फिर बेटा हमने फार्मूला लिखा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स।
ठीक है। और tan इनवर्स है ना बेटा, अगर हमने अपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है तो शिफ्ट एंड tan का बटन आप लोग दबाओगे तो ये tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे उनकी रेशियो ले लेंगे, उसके साथ अगर हम tan इनवर्स शिफ्ट tan दबाएंगे तो हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बेटा 4 फार्मूलाज जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। हमने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया Fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो क्या है बेटा, Fy इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया वो क्या है, F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए जो कैलकुलेट किया था वो क्या था बेटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ये 4 फार्मूलाज जो हैं दैट विल बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल दीज न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट दैट इज प्रेजेंट इन दिस चैप्टर एंड मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है वो MCQ भी आ सकते हैं बेटा। सेम जो है यहाँ से 4 MCQ भी जनरेट किए जा सकते हैं। फार्मूला फॉर दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको बताया जाए तो आपकी बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, एफ कॉस थीटा। फार्मूला फॉर दी वर्टिकल कंपोनेंट आपको अगर याद होगा तो फॉरन से आप उसके ऊपर टिक कर सकोगे, एफ साइन थीटा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूलाज लर्न होंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर को जो है वो मार्क कर सकते हो। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए थीटा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ये बेटा फार्मूलाज जो थे ये हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू है, यहाँ भी लिख देती हूँ मैं एक साइड पे। फिर हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए बेटा tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर, उसका मैंने रिव्यू आपको दे दिया। आज हमने जो पढ़ना है दैट इज ए रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, रिजिड का मतलब होता है बेटा सॉलिड सख्त बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी में किसी किस्म की डिफॉर्मेशन ना हो, वो कहलाती है रिजिड बॉडी। अच्छा, अब ये देखिए बेटा कि हमें पता है कि मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर 1 में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दी थी। क्योंकि फिज़िक्स है तो फिज़िक्स में हम मैटर एंड एनर्जी और इन दोनों चीज़ों के बारे में और इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनकी इंटरेक्शन क्या है, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन दैट केस बेटा मैटर की जो स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने अभी तक जो पढ़ी हैं, और भी हैं लेकिन आपकी अभी मैट्रिक लेवल तक जो आप लोगों को डिस्क्राइब की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड फिर आपने 4th स्टेट पढ़ी है प्लाज्मा। ठीक है, अब ये देखें बेटा कि मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट ही होती है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये क्या है लिक्विड है, और ये क्या है गैसेस है, और ये किस स्टेट में आ गया प्लाज्मा। अब अगर हम बेटा सॉलिड की बात करते हैं ना तो सॉलिड में कोई भी रिजिड बॉडी होती है, और ऑलमोस्ट जो है अगर हम रिजिड बॉडी की एग्जांपल ले रहे हैं तो ये मेरे पास एक सॉलिड जो है बॉडी, जिसको मैं रिजिड बॉडी भी कह सकती हूँ, इसमें एटम्स क्लोजली पैक होते हैं। और आप लोगों को पता है कि हर मैटर इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, और वो जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो क्या हैं, एटम्स हैं। और फिर आपको पता है एटम को स्प्लिट किया जाए तो फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो कि उस न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व करते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। फिर एज ए होल एटम की स्टडी को एटॉमिक फिजिक्स कह दिया जाता है बेटा। ये बेसिकली हमने एटम्स ही बनाए हैं और इन एटम्स को ही हम पार्टिकल का नेम दे रहे हैं कि हर सॉलिड बॉडी जो है उसमें बेटा जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं, इनके सेंटर्स एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन होते हैं। हम अगर इनके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता।
आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो ये जितने पार्टिकल्स हैं, चूँकि ये एक सॉलिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, तो इनमें पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता। किस स्टेट ऑफ मैटर में बेटा? सॉलिड में। और सॉलिड में होता ये है कि ये इनके एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती हैं बेटा, और इन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये एटम अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते। ये सारे एटम्स अपनी ही जगह पे रहेंगे, ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होते। ठीक है, ये है मेरे पास एक सॉलिड बॉडी। इसमें मैंने अगर फोर्स अप्लाई की इस साइड पे भी, इस साइड से भी हमने फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई की जाए तो इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो सेपरेशन है ना बेटा, इनके बीच के, इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होता। तो ऐसी बॉडी जिसमें इनके सेंटर, इन पार्टिकल्स के सेंटर के बीच में डिस्टेंस चेंज ना हो बाय अप्लाइंग द फोर्स, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। तो हमें पता है हर बॉडी कंपोज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मेरे हाथ में अगर ये डस्टर है, ये वुड का बना हुआ है बेटा, मैं अगर अपने हाथ से दोनों साइडों से इसको प्रेस कर रही हूँ तो इसकी जो शेप है उसमें किसी किस्म की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती, ये शेप डिफॉर्म नहीं होती बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन बोथ साइड्स। इवन कि मैं चारों साइड से भी फोर्स अप्लाई करूं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसकी शेप में किसी किस्म की डिफॉर्मेशन नहीं हो रही। अगर बाय अप्लाइंग द फोर्स बॉडी डिफॉर्म ना हो तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। तो जब हम रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बेटा करते हैं तो हम लिखेंगे, रिजिड बॉडी की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखते हैं बेटा, अ रिजिड बॉडी इज composed of large number of small particles if the distance between all pair of particles, between all pairs of particles do not change by applying the force then this body is called rigid body। या हम ये भी कह सकते हैं, rigid body does not deform, rigid body does not deform by applying the फोर्स। कि एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ऐसी बॉडी को क्या बोला जाता है? रिजिड बॉडी कहा जाता है। आपके हाथ में अगर कोई ग्लास का पीस है और आप ग्लास के पीस के ऊपर दोनों हाथों से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी कहलाएगी। आपके हाथ में कोई वुडन ब्लॉक है, आप उस वुडन ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स अप्लाई करने से उनके जो पार्टिकल्स हैं, ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड दी
रिजिड बॉडी। ठीक है, आप बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें कोट कर सकते हो। हर वो बॉडी जिसमें फोर्स अप्लाई करने से उसमें किसी किस्म की डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती, वो कहलाती है रिजिड बॉडी। लेकिन हम एक बैलून को रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। इसकी रीज़न क्या है कि बैलून में अगर आप एयर फिलअप करते हो तो उसकी जो शेप है वो क्या होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है, वो इलास्टिक बॉडी में आता है। ठीक है, समटाइम आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, पॉलीमर्स हैं, उसमें भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो इन दैट केस उन बॉडीज़ को हम रिजिड बॉडी नहीं कह सकते। रिजिड बॉडी वही बॉडी होगी बेटा जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसकी शेप में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, वो कहलाती है रिजिड बॉडी। और फोर्स अप्लाई करने से ही हमें पता चलता है कि ये रिजिड बॉडी। लेकिन हम समटाइम इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी टोटली डिफॉर्म हो जाती है। जैसे ये ब्लॉक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाए तो ये ब्लॉक जो है वो 2 पीसेस में डिवाइड हो सकता है। लेकिन ये है कि फिर वो परमानेंटली इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है कि हमने फोर्स की वैल्यू इतनी एक्सीड कर दी कि ये 2 टुकड़ों में चेंज हो गया। अब वो 2 अलग अलग टुकड़े जो होंगे वो अलग अलग रिजिड बॉडी कहलाएंगे। ठीक है, अब ये बॉडी मैंने कहा कि ये बेटा मेरे पास एक सॉलिड है, इसमें जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे क्लोजली पैक हैं। ये क्लोजली पैक पार्टिकल्स के बीच में, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। बाय अप्लाइंग द फोर्स, मैं इस साइड से फोर्स लगाऊं, इस साइड से फोर्स लगाऊं, टॉप से फोर्स लगाऊं या मैं बॉटम से फोर्स लगाऊं, तो इसके पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते। इसमें पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये कहलाएगी बेटा रिजिड बॉडी कहलाती है। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि a rigid body is composed of large number of small particles. If the distance between all these pairs of particles does not change by applying the force, then this body is called the rigid body. या हम दूसरी definition ये भी कह सकते हैं बेटा, a rigid body does not deform by applying the force and this body is called the rigid body. उसके बाद बेटा हम बात करते हैं axis of rotation की। एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर पीछे से रिव्यू लें बेटा कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो प्रोड्यूस हो सकती है बेटा लीनियर मोशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे मेरे हाथ में ये ब्लॉक है, मैं इसको ऊपर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इसमें मोशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, यानी जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करूँगी उसी डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस होगी। तो बाय अप्लाइंग द फोर्स बॉडी में लीनियर मोशन जनरेट हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाऊं बेटा, यहाँ से फोर्स लगाऊं और इसको यूं जो है रोटेट कराना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब है कि अब मैं इसके ऊपर लीनियर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रही हूँ, बल्कि बॉडी की एक एंगुलर डायरेक्शन में जो है वो फोर्स अप्लाई की जा रही है। जब हम एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं ना बेटा, तो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होती है। अब ये बॉडी एक पॉइंट के अक्रॉस ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब ये होल बॉडी इस तरह रोटेट कर सकती है। अब इसका ये पॉइंट जहाँ पे ये बॉडी रोटेट करेगी, ये पॉइंट, ये लाइन, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अगर मैं इसको यूं सेंटर से पकड़ के यूं रोटेट कराऊं बेटा, तो फिर इसका ये सेंटर में लाया करेगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर मैं इसको बेटा यहाँ से पकड़ के इसको यूं रोटेट कराऊं, अब इसका इस लाइन के अक्रॉस क्या लाया करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो लाया करेगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस का मतलब होगा बेटा वो लाइन, वो पॉइंट जहाँ पे वो बॉडी रोटेट करती है, वो पॉइंट और वो लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन में बेटा हमें पता होना चाहिए कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन का पता होगा तो फिर हम इजीली बता सकेंगे कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ लाया करेगा। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ना बेटा, तो इसका मतलब है कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कहाँ लाया करेगा, इसके सेंटर में यहाँ लाया करेगा। लेकिन अगर मैं इसको यूं इस डायरेक्शन में रोटेट करा रही हूँ तो इन दैट केस इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंट्रल लाइन क्या कहलाएगी, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के यूं रोटेट कराऊंगी तो फिर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट पे
लाई करेगा। यानी अब हमने जो फोर्स अप्लाई की थी वो बेसिकली लीनियर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, बल्कि एक बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए जब हम उसको एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी में एंगुलर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, तो फिर वहाँ पे बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होती है। जब बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होती है, वो रोटेशन एक पॉइंट एक एक्सिस के क्रॉस होगी, उस पॉइंट और उस एक्सिस को क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम कह सकते हैं ए लाइन और ए पॉइंट, a line or a point along which a body rotate is called axis of rotation। इस लाइन और इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। अब हम अगर कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, अगर हम कंसीडर करें, कंसीडर ए रिजिड बॉडी, rotating about a line, अच्छा अब अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूं बेटा, मेरे पास है ये एक रिजिड बॉडी, ठीक है, ये मेरे पास इस शेप में मैंने बोला कि एक रिजिड बॉडी है, इसमें ये वाला पॉइंट ऐसा है जिसके क्रॉस ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। यानी यूँ समझ लीजिए कि मेरे पास एक वुडन पीस है, ये कार्डबोर्ड है, मैंने उसके एक सेंटर में होल किया और वहाँ से कोई पेंसिल या कोई रॉड जो है गुजारी और उसको यूँ जो है मैंने घुमाना शुरू कर दिया। अब उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने रॉड या पेंसिल जो है उस होल के बीच में गुजारी और उसको मूव कराना शुरू किया, वो पॉइंट और वो लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। और वो कार्ड पीस क्या कहलाएगा हमारे पास, दैट इज़ ही रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी है, इसमें हर पार्टिकल जो है बेटा वो इसी एक्सिस के अक्रॉस क्या करेगा, रोटेट करेगा, हर पार्टिकल। चूंकि ये बेटा रिजिड बॉडी है तो इसमें जाहिर सी बात है रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनके सेंटर्स आपस में क्या होंगे, जॉइन होंगे। लेकिन अगर हम एक पार्टिकल की मोशन को कंसिडर करेंगे बेटा, तो ये पार्टिकल की मोशन इसके एक्सिस के अक्रॉस होगी। हर पार्टिकल, हर पेयर ऑफ पार्टिकल भी इस जो है लाइन के अक्रॉस ही रोटेट करेगा बेटा। ये मैंने रिजिड बॉडी बना दी है, इसमें हर पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स भी इस लाइन के अक्रॉस क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इसमें इस लाइन के अक्रॉस रोटेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा, ये पॉइंट, ये लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बेसिकली हमें डिफाइन करता है बेटा कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी किस पॉइंट के अक्रॉस रोटेट करेगी। वो पॉइंट, वो लाइन जहाँ पे बॉडी रोटेट करती है वो क्या कहलाती है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। या आप लोगों की बुक में भी बेटा एग्जाम्पल दी हुई है इसकी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में वो कहता है कि कंसिडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए लाइन, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स, particles of the body moves in circle ठीक है, moves in circle with their centers all lying on this line. This line is called axis of rotation.
अच्छा, अब ये जो रिजिड बॉडी है ना बेटा, इसमें हर पार्टिकल जो है उसकी मोशन इस एक्सिस के अक्रॉस होगी। तो ये सेम एग्जांपल है बेटा कि एज ए होल ये जो बॉडी होगी रिजिड बॉडी, इसकी मोशन रोटेटरी मोशन होगी। लेकिन अगर एक एक पार्टिकल की मोशन को अलग डिस्कस किया जाएगा तो उसकी मोशन सर्कुलर होगी। ठीक है, एज ए होल ये पूरी बॉडी की मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन है। लेकिन एक एक पार्टिकल अलग, यानी एक एक एटम की अलग से मोशन को कंसीडर किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। क्योंकि मैंने जब आप लोगों को रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन का डिफरेंस बताया था तो तब दो चीज़ें आपको क्लियर की थी बेटा। जो रोटेटरी मोशन होती है ना बेटा, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अपने अंदर लाई करता है। एज ए होल ये पूरी रिजिड बॉडी है, इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अपने अंदर यानी इसमें से गुजर के जा रहा है, तो इस वजह से ये इसकी एज ए होल मोशन क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। लेकिन एक पार्टिकल की मोशन को कंसीडर करूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल है, इस एटम की मोशन को अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये एटम इस लाइन के अक्रॉस सर्कुलर मोशन को शो करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो बात लिखी है ना बेटा, कंसीडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए लाइन, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन सर्कल with their centers all lying on this line, यानी हर पार्टिकल जो होगा उसकी मोशन जो है इसी लाइन के अक्रॉस होगी। तो ये पूरी जो बॉडी है बेटा वो इसी एक पॉइंट के अक्रॉस मूव करेगी, रोटेट करेगी। इस लाइन को, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम एक और बात करते हैं कि मेरे पास एक सॉलिड सफियर है। ठीक है, सॉलिड मेरे पास एक सफियर है, ये मैंने सफियर बना दिया। ये पूरा सफियर जो है यहाँ इस पॉइंट के अक्रॉस जो है ये स्पिन कर रहा है। यानी आप एक सफियर लो और उसको अपनी फिंगर टिप पे उसको स्पिन कराना शुरू करो तो ये सफियर जो होगा बेटा, इसमें जो जितने पार्टिकल्स हैं हर पार्टिकल की जो मोशन होगी बेटा वो इसी के अक्रॉस होगी। हर पार्टिकल इसी लाइन के अक्रॉस मोशन शो करेगा। ये लाइन, ये पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, हर पॉइंट, हर पार्टिकल जो है वो इसी एक लाइन, इसी एक पॉइंट के अक्रॉस क्या करेगा, रोटेशन जो है मोशन शो करेगा। तो इस वजह से एज ए होल इस पूरी सफियर की मोशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। लेकिन एक पार्टिकल की मोशन जो होगी वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन कहलाएगी। तो इस वजह से बेटा तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो कंपोज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और ये सारे पार्टिकल्स जो हैं बेटा अगर इनके बीच में, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता बाय अप्लाइंग द फोर्स, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड दी रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी डीफॉर्म नहीं होती। डीफॉर्म का मतलब क्या होगा कि उसकी शक्ल सूरत चेंज नहीं होती बाय अप्लाइंग दी फोर्स। अब शक्ल सूरत कैसे चेंज होती है बेटा कि कुछ बॉडीज इलास्टिक बॉडीज़ होती हैं, जैसे एक बैलून है वो इलास्टिक बॉडी है, एक रबर बैंड है वो इलास्टिक बॉडी है। उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक छोटा सा रबर बैंड है, हम अगर अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो वो बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाती है, यानी उसमें डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई। हमने फोर्स अप्लाई की, बॉडी डीफॉर्म हो गई, फोर्स लगानी छोड़ दी तो बॉडी की अपनी ओरिजिनल शेप वापस आ जाती है। बैलून है, बैलून में एयर फिलअप करो तो वो बैलून जो है अपने साइज से बड़ा हो जाता है। हम उसमें से हवा, एयर बाहर निकाल देंगे तो बैलून वापस अपनी पहले वाली शेप में वापस आ जाता है। वो बैलून में इलास्टिसिटी होती है, यानी उसमें अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और बाकायदा अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो बॉडी जो है अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाता है। लेकिन रिजिड बॉडी वो होगी बेटा जिसके ऊपर हम अगर फोर्स लगाएंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता, और बाय अप्लाइंग दी फोर्स बॉडी डीफॉर्म नहीं होती, उसकी शेप और वैसी ही रहती है जैसे ओरिजिनली थी, और फोर्स अप्लाई करने से उनके जो एटम्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। देन दिस बॉडी इज कॉल्ड दी रिजिड बॉडी। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, द लाइन, द पॉइंट अक्रॉस विच ए बॉडी रोटेट। आप एक जो है टॉप की एग्जांपल अगर लेते हो बेटा, आपके हाथ में अक्सर बच्चे जो है उसके साथ खेल रहे होते हैं और स्पिन कर रहे होते हैं उसको, तो अगर आप टॉप की एग्जांपल लेते हो बेटा, आपको पता है कि टॉप जो है यहाँ से इसका एक हैंडल होगा, हैंडल से अक्सर बच्चे इसको पकड़ते हैं और इसकी इंतहाई जो है शार्प एक
जो है कोन, ये वाला पॉइंट जो है बेटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ टच करता है और हम इसको इस हैंडल से पकड़ के क्या करते हैं, यूँ एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी इसी डायरेक्शन में रोटेशन को शो करेगी, स्पिन करेगी, और जब स्पिन करेगी तो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे जो ग्राउंड के साथ टच हो रहा है बेटा, इस पॉइंट के क्रॉस जो है ये बॉडी रोटेट करेगी। तो इसकी ये लाइन जहाँ पे ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये भी पूरी बॉडी जो है बेटा, इसमें हर पार्टिकल जो होगा, हर पेयर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो भी इसी लाइन के क्रॉस जो है वो मोशन शो करेगा। तो एज ए होल ये पूरा जो टॉप है ये इसी एक्सिस के क्रॉस रोटेशन या स्पिनिंग मोशन शो करता है। तो इसमें ये पॉइंट, ये लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। तो बेटा हमने क्या पढ़ा है आज, हमने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पढ़ा। एज ए होल ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। 2 मार्क्स का आ सकता है आपको, 2 मार्क्स का आए तो फिर आपने एग्जाम्पल साथ कोट नहीं करनी होती है, सिर्फ इनकी डेफिनेशन जो बुक के ऊपर है वो आपने छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं उसको लिखिएगा। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है एग्जाम्पल आप इसको कोट कर दोगे और साथ डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिख दोगे, तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और हमने रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पढ़ा। एज ए शॉर्ट है बेटा, इसको अच्छा सा लर्न कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ द टॉर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।